हे हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। अपन ने सैम्पलिंग थ्योरी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज अपन उसका एक क्विक रिवीजन करने वाला है, बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आपने सारे पांचों पार्ट्स देखे हों। अगर कोई पार्ट मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और वॉच इट राइट नाउ। और अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। तो ये चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था कुछ बेसिक टर्म्स के साथ में। सबसे पहले थी अपने पास इन्वेस्टिगेशन और स्टडी। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में पता करने की कोशिश करते हो, रिसर्च करते हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन और स्टडी। सेकेंड टर्म थी पॉपुलेशन और यूनिवर्स। जब भी आप कोई स्टडी करते हो तो इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड करते हो, और जो भी लोग आपके उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वो सारे आपकी पॉपुलेशन कहलाती है। मतलब जिन लोगों को आपको स्टडी करना है वो आपकी पॉपुलेशन होती है। थर्ड आता है सैंपल। सैंपल क्या होता है कि हर बार ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करो, तो आप उसमें से एक पार्ट निकालते हो, एक ग्रुप को निकालते हो, उसको स्टडी करते हो और उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन के लिए आप इन्फ्रेंसेस यानी कि कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, राइट। इसका अपन ने एग्जांपल देखा था राइस वाला, या फिर कोई खाना अपन टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें से टेस्ट तो अपन एक बाइट को करते हैं, यानी सैंपल की स्टडी कर रहे हो, लेकिन इन्फ्रेंसेस पूरी पॉपुलेशन के लिए देते हैं, यानी कि अपन क्या बोलते हैं, खाना अच्छा बना है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन के लिए अपन ने कंक्लूजन दिया। सेम वैसे ही होता है सैंपल के अंदर। सेकेंड अपन ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ इन्यूमरेशन। मेथड्स ऑफ इन्यूमरेशन का मतलब क्या है कि आप डेटा कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो इसके आपके पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सेंसस मेथड और दूसरा होता है सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड क्या कहता है, स्टडी ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी आप हर यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हो और सबकी स्टडी करते हो, राइट। ये मेथड अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो और अपन को बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए हो, राइट। हम एस्टिमेशन से काम नहीं चला सकते, उस जगह हम सेंसस मेथड का यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड क्या कहता है, ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसके अंडर अपन क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी ना करके अपन सिर्फ उसमें से एक ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, उस ग्रुप की स्टडी करते हैं, राइट, और उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वो होता है सैम्पलिंग मेथड। उसके बाद अपन ने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ गुड सैम्पलिंग। इसके अंदर अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, जिसके अंदर अपन ये बताते हैं कि एक अच्छे सैम्पल को कलेक्ट करने के लिए उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स अपन ने इसमें पढ़े थे। फिर आता है बेसिस ऑफ सैम्पलिंग। बेसिस ऑफ सैम्पलिंग यानी सैम्पलिंग मेथड किस पे बेस्ड है, तो वो अपन को ये दो लॉस एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लॉ तो होता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, और सेकंड होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है कि ये मेथड डिराइव हुआ है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का जो मेथड है उससे ये मेथड डिराइव हुआ है, और ये क्या कहता है कि आप रैंडम सैम्पलिंग करो। जितना आप रैंडम सैम्पलिंग करते हो उतना आपका जो सैम्पल है वो फुली रिप्रेजेंटेटिव बनता है यूनिवर्स का, राइट। और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है कि आप जितना बड़ा सैंपल रखोगे, जितना बड़ा सैंपल साइज होगा, उतने ही कम उसके अंदर वेरिएशंस होंगे, क्योंकि वेरिएशंस एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा वो एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे, और स्टैंडर्ड एरर उतनी ही कम होगी, ठीक है। सैम्पलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर उतनी ही कम होगी। फिर अपन ने देखा था मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में हमारे पास दो तरीके के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग मेथड, और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसको अपन नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी कि रैंडम मतलब अपन ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। रैंडम का मतलब तो यही होता है कि हर यूनिट के पास चांस होता है सिलेक्ट होने का। ज़रूरी नहीं सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन चांस सबके पास होता है सिलेक्ट होने का, फेयर चांस होता है, राइट। फिर अपन ने रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स देखे थे, इन दोनों को इलेबोरेट करके पढ़ा था। रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स में हमारे पास चार मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सेकंड होता है सिस्टमैटिक, थर्ड होता है स्ट्रैटिफाइड और फोर्थ होता है क्लस्टर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में भी हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड क्या होता है, जो अपन सिंपल, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था राजा रानी चोर सिपाही का, सारे के नाम या फिर नंबर अपन आइडेंटिकल चिट्स के ऊपर लिखते हैं, सब चिट्स को फोल्ड करके कंटेनर में डालते हैं और आंखें बंद करके उसमें से एक एक करके अपन सैंपल ड्रॉ करते हैं, जितना भी अपना रिक्वायर्ड सैंपल साइज है उतना, राइट। वो होता है लॉटरी मेथड। सेकेंड होता है टिकट मेथड। टिकट मेथड या कार्ड मेथड भी कहते हैं इसको। उसमें अपन क्या करते हैं, सबके नाम या फिर नंबर अपन एक आइडेंटिकल कार्ड्स के ऊपर लिखते हैं, उन कार्ड्स को एक ड्रम में डाला जाता है, उस ड्रम को 50 टाइम्स रोटेट किया जाता है और सडनली उसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है,
राइट। ऐसा अपन तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि अपने को रिक्वायर्ड सैम्पल साइज नहीं मिल जाता, राइट। और ये मेथड अपन हर बार तब ही यूज़ करते हैं जब अपना सैम्पल साइज़ बहुत छोटा हो, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा है और आप ऐसे कर रहे हो 50 टाइम रोटेट करके एक कार्ड निकाल रहे हो, फिर 50 टाइम रोटेट करके एक कार्ड निकाल रहे हो, तो कितना लेंदी और बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए अपन इसको बहुत छोटे से सैम्पल साइज़ में ही यूज़ करते हैं। फिर आता है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है कि ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर पे। उसको जो लगता है कि उसकी पॉपुलेशन के, उसके सैम्पल के लिए ठीक है, वो पॉपुलेशन में से उन्हीं यूनिट्स को सेलेक्ट करता है। फिर आता है रेगुलर मार्किंग, रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रेगुलर मार्किंग के अंदर क्या होता है, अपन एक सैम्पल साइज़ को डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग की यूनिट्स में से अपन रैंडम सैम्पलिंग करते हैं और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर साइज़ के बाद, पर्टिकुलर नंबर्स के बाद हम सैम्पल को रिपीट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे 100 में से 10 यूनिट सेलेक्ट करनी, राइट। तो मैं स्टार्टिंग के 1 to 10 में से तो कुछ भी एक रैंडमली सेलेक्ट कर लूँगी। मान लो कि 5 सेलेक्ट कर लिया, राइट, रैंडम मेथड से, इनमें से किसी रैंडम सैम्पलिंग मेथड से 5 मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या होगा कि 5 के बाद एवरी 10 यूनिट्स को मैं सिलेक्ट करूँगी, तभी मेरा 10 का सैम्पल साइज़ बनेगा। तो 5 के बाद 15, फिर 25, फिर 35, ऐसे हम रेगुलर सैम्पलिंग करते जाते हैं। फिर आता है टिपिट मेथड। टिपिट मेथड क्या होता है, टिपिट एक प्रोफेसर थे जिन्होंने 10,400 नंबर्स, 4 डिजिट के नंबर्स की एक लिस्ट तैयार की थी और उसे एकदम अरेंज किया था सिस्टमेटिकली, और वो अपन रैंडम सैम्पलिंग मेथड के लिए यूज़ करते हैं, राइट। उसमें क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, आप अपना सैम्पल साइज़ डिसाइड करते हो और फिर उसमें से नंबर्स को देखते हो। जैसे कि अपन ने एक एग्जाम्पल लेके समझा था जिसमें अपनी पॉपुलेशन साइज़ थी 100 और उसमें से अपन को सेलेक्ट करनी थी 33 यूनिट्स। तो अपन ने एक पार्ट देखा था टिपिट मेथड के टेबल का, उसमें अपन ने क्या देखा था, जैसे अपने पॉपुलेशन के अंदर 2 डिजिट नंबर्स थे और वो टेबल है 4 डिजिट नंबर्स की, तो अपन लास्ट के नंबर्स देखते हैं, राइट। और उसमें से जो जो नंबर आता जाता है उसे सेलेक्ट करते जाते हैं। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसे हम छोड़ देते हैं, फिर हम आगे से देखते जाते हैं। ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक अपन को गिवन सैम्पल साइज़ नहीं मिल जाता, राइट। वो होता है टिपिट मेथड। फिर आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर अपन स्किप इंटरवल निकालते हैं, यानी कितनी यूनिट्स अपन को स्किप करते जाना है सैम्पल की, तब पॉपुलेशन की, तब अपन को सैम्पल मिल जाएगा। जैसा अपन ने रेगुलर मार्किंग में किया था, ऐसा ही होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी। फिर आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, अपनी जो पूरी पॉपुलेशन होती है ना, हम उस पूरी पॉपुलेशन को कुछ होमोजीनियस क्वालिटीज़ के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं स्मॉल ग्रुप्स में। उन सारे ग्रुप्स को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेटा, राइट। हर ग्रुप क्या कहलाता है, स्ट्रेटा कहलाता है। और उन हर स्ट्रेटास में से हम रैंडमली यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं, जितनी भी अपन को सैम्पल साइज़ चाहिए उसके बेसिस पे, राइट। पूरी उसमें से हर एक ग्रुप में से रैंडमली अपन यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें भी अपन उनको पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये नेचुरली अकरिंग ग्रुप होते हैं। इसमें आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने स्टेट को डिवाइड किया, कंट्री को डिवाइड किया स्टेट्स में, तो स्टेट्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने तो बनाए नहीं, राइट। तो नेचुरली अकरिंग है। फिर आप स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट्स में, तो डिस्ट्रिक्ट्स भी बने हुए हैं, आपने नहीं बनाए। तो नेचुरल बेसिस पे ये कैटेगराइज होते हैं। आप ग्रुप में डिवाइड करते हो और हर ग्रुप एक क्लस्टर कहलाता है, राइट। और लास्ट में आप पूरा का पूरा क्लस्टर सेलेक्ट करते हो, राइट। जैसे आपने सिटी सेलेक्ट की, तो सिटीज़ के अंदर जितने भी हाउस होल्ड्स होंगे ना, वो सारे सेलेक्ट होंगे, राइट। जो भी आप सिटी सेलेक्ट करोगे ना, क्लस्टर सेलेक्ट करोगे, वो पूरा का पूरा ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेते हो। जबकि इसके अंदर हर ग्रुप में से आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो। तो डिफरेंस होता है स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर का। स्ट्रैटिफाइड में होमोजीनियस क्वालिटीज़ के बेसिस पे आप खुद डिवाइड करते हो, जबकि क्लस्टर नेचुरली अकरिंग ग्रुप होते हैं, आप सिर्फ क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हो, राइट। फिर स्ट्रैटिफाइड के अंदर आप रैंडमली हर स्ट्रेटा में से सेलेक्ट करते हो ग्रुप, जबकि क्लस्टर के अंदर आप पूरा का पूरा क्लस्टर ही सेलेक्ट कर लेते हो, राइट। फिर आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। तो इसके अंदर भी अपने पास 4 मेथड्स थे। कौन कौन से, पर्पसिव मतलब जो आपके पर्पस को फुलफिल करते हो वैसा सैंपल आप सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपने CID तो पक्का सबने देखा होगा, राइट। तो CID में जब भी उनको कोई एविडेंस मिलता है तो वो लोग उसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि उन्हें फुटप्रिंट मिला है, ठीक है, शू का प्रिंट मिला है मान लो, तो वो ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जिसको वो शू साइज फिट होता हो,
राइट। तो वो उसी सैंपल को सेलेक्ट करते हैं जो उनके पर्पस को फुलफिल कर रहा है, राइट। यहाँ पे भी हम यही करते हैं, पर्पस हम पहले से डिसाइडेड रखते हैं, उस पर्पस में जो फिट होता है हम वो सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में भी हम सॉरी क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं आएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग आएगा। कन्वीनियंस सैम्पलिंग आएगा। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, आप ज़्यादा भटकते नहीं हो सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, जो आपको जहाँ से कन्वीनियंटली आपको सारा डेटा मिलता है ना, आप वहीं से उसको कलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरीज होती है, राइट, फेसबुक, लिंक्डइन, ऐसी जो प्रोफाइल्स जहाँ पे बनी हुई होती है, वहाँ से आप डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट कर लेते हो। आप ज़्यादा भटकते नहीं हो, ज़्यादा मेहनत नहीं करते, जहाँ से कन्वीनियंटली डेटा मिल जाए आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। फिर आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में भी आप क्लस्टर की तरह यूनिट्स को डिवाइड करते हो ग्रुप्स के अंदर, राइट, लेकिन लास्ट में आप जजमेंट सैम्पलिंग करते हो। जैसे क्लस्टर में, स्ट्रैटिफाइड में तो क्या किया था, रैंडम सैम्पलिंग की थी, क्लस्टर में पूरा क्लस्टर सेलेक्ट किया था। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद आप जजमेंट सैम्पलिंग करते हो, यानी हर ग्रुप में से जो आपके अकॉर्डिंग सही यूनिट होती है आप उसको सेलेक्ट करते हो, वो होता है कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, आपको पूरी यूनिवर्स का कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, तो आपको ये नहीं पता होता कि आपको अप्रोच किसको करना है सैम्पल के लिए। तो आप क्या करते हो, सिर्फ एक दो यूनिट्स को ढूंढते हो, ठीक है, फिर उनसे आगे की यूनिट्स का रेफरेंस लेते हो, फिर उनसे आगे की यूनिट्स का रेफरेंस लेते हो। अपन ने इसका एग्जांपल देखा था ड्रग पेडलर्स। आपको ड्रग पेडलर्स ओपन मार्केट में नहीं मिलेंगे, राइट, तो आप किसी एक तक अप्रोच करोगे, फिर उस एक के थ्रू आप आगे के लोगों का पता लगाओगे, फिर उन आगे के लोगों से आप फिर आगे का रेफरेंस लोगे, तो ये एक तरीके से चेन बनती जाती है, ठीक है। इसको चेन सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं और स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें आप एक से दूसरे का रेफरेंस लेते हो, दूसरे से तीसरे का, और ऐसा आप तब तक करते हो जब तक आपको सैम्पल साइज पूरा एडिक्वेट नहीं मिल जाता, राइट, वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। फिर आती है एरर्स। एरर्स अपने पास दो तरीके की होती है, एक होती है सैम्पलिंग एरर और एक होती है नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या कहती है, ऐसी एरर्स जिनकी वजह से जो आपका सैम्पल है वो फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाया यूनिवर्स का, यानी उसमें यूनिवर्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। ये हो किस वजह से सकता है, या तो आपने मेथड गलत इस्तेमाल कर लिया हो, ठीक है, यानी आपने सैम्पल्स ठीक से सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मतलब आपका फुली रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं बन पाया, यानी आपने हो सकता है सिलेक्ट करने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया हो, सब्स्टिट्यूट कर दिया हो, ठीक है, तो वो होती है सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होती है, सैम्पलिंग एरर के अलावा जितनी भी एरर्स होती है वो सारी नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि जिसको मैंने सैम्पल में सेलेक्ट किया उसने जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर गलत जवाब दे दिया, यानी झूठ बोल दिया, या फिर हो सकता है कि मैंने पोटेंशियल सैंपल को लिया नहीं और नॉन पोटेंशियल सैंपल को ले लिया, या फिर कैलकुलेशन एरर कर दी, टूल्स और टेक्निक्स गलत इस्तेमाल कर ली। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर के। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था, छोटा सा टॉपिक है पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है, जब भी आप कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर, यानी कि जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन, मोड, मीडियन और या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब अगर आप पॉपुलेशन के डेटा से कलेक्ट करते हो तो पैरामीटर कहलाता है, और अगर सैंपल के डेटा से कलेक्ट करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। बस इतना से दोनों के अंदर फ़र्क होता है, पॉपुलेशन का है तो पैरामीटर और सैंपल का है तो स्टैटिस्टिक्स, राइट। फिर आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्या कहता है कि जब आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ी होगी जिसमें एक तरफ अपन x लिखते हैं, फिर f लिखते हैं यानी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर मीन, मोड, मीडियन वगैरह कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये कहता है कि अपन बहुत सारे सैम्पल्स लेते हैं, ठीक है, हर सैंपल के मीन, मोड, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी निकालने होते हैं वो निकालते हैं और उन सब को अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है अपना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो टेबल बनती है ना वो कहलाती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उस टेबल में अगर अपने मीन को रखा है तो वो कहलाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को रखा है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये एक चीज़ और कहता है, वो ये कि अगर आप किसी पॉपुलेशन के एक पर्टिकुलर सैम्पल साइज़ को सेलेक्ट करो, ठीक है, गिवन सैम्पल साइज़ के सारे पॉसिबल सैम्पल्स बना लो, सबका आप मीन निकालो,
और उनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पुट करो, फिर वो जो मीन है उन सबका दोबारा से मीन निकालो, तो वो अपने पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। इसका अपन ने एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था, राइट। फिर अपना आता है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर सैम्पलिंग एरर से अलग होती है। स्टैंडर्ड एरर क्या बताती है कि कितने % चांस है कि आपका जो सैम्पल का डेटा है या जो सैम्पल से आपने मेजर्स कैलकुलेट किए हैं वो पॉपुलेशन के मेजर्स के आसपास ही हैं, मतलब उन दोनों के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है। तो स्टैंडर्ड एरर जितना कम होगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी उतना ही कम होगा, और जितना बड़ा स्टैंडर्ड एरर है यानी वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं, आपने गलत इन्फ्रेंसेस कैलकुलेट कर लिए, राइट। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ पैरामीटर, ये अपन ने पढ़ा था। लिमिट्स ऑफ पैरामीटर क्या होता है, अपन कॉन्फिडेंस लेवल पे लिमिट्स बताते हैं कि हम इतने % श्योर हैं कि इससे लेकर इस यूनिट के बीच में अपना पॉपुलेशन के मेजर्स निकलेंगे, यानी पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इस लिमिट के बीच में निकलेगा। इसके लिए हम कितने % श्योर हैं वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बताते हैं। जैसे अगर आप 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बता रहे हो तो उसमें आपका 1% लेवल ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, यानी 95% तो आप श्योर हो लेकिन 5% आप डाउट में हो, राइट। उसके लिए आप लिमिट बताते हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं जो अपन ने उस क्लास में पढ़े थे, लास्ट क्लास में। तो उसके लिए आप लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हो वो सारे फॉर्मूलाज बताए थे। आगे जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि ये लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड एरर। हम इसका सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं, ये भी अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे अच्छे से, कि हम पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि हमने किसको एक्सेप्ट किया है और किसको रिजेक्ट किया है, राइट। तो वो अपन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाते हैं। और लास्ट आता है टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पल। हम ये बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं कि हमारा सैम्पल है ना उसका डेटा कितना रिलायबल है, यानी कितना सही हमने सैम्पल कलेक्ट किया, उसके बेसिस पे जो मेजर्स बताएं वो कितने रिलायबल हैं, यानी हमने जिस कंक्लूजन पे पहुँचे वो कितना रिलायबल है, वो सारी चीज़ें हम इससे टेस्ट करते हैं। ये थी अपने पूरे चैप्टर की कंप्लीट समरी। सैम्पलिंग थ्योरी ये वाला चैप्टर अपना पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ और चैप्टर नया शुरू करेंगे, इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, share with your friends and also not forget to join the Telegram channel.